हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक आपका अपने इस अभी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने प्रकाश में के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जाना था, परिभाषा जानी थी, चित्र से जाना था कि किस प्रकार से परावर्तन होता है और किस प्रकार से अपवर्तन होता है। और आज की क्लास में हम जानेंगे दर्पण में परावर्तन किस प्रकार से होता है, दर्पण के कौन कौन से भाग हैं और दर्पण पे जब प्रकाश किरण पड़ती है तो वो किस प्रकार के व्यवहार करती है। तो आइए देखते हैं दर्पण दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या होता है, दर्पण के बारे में दर्पण दर्पण के प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, पहला होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण को दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो हमें पढ़ना है गोलीय दर्पण के भाग, जिसमें अवतल और उत्तल के बारे में हमको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं समतल दर्पण क्या होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, समतल हो। तो समतल दर्पण आप घर में देखते हो, जो शीशा देखते हो घर में, जो हम अपना यूज करते हैं घर में, वो समतल दर्पण होता है, क्योंकि वो हमारा चेहरा जैसा है वैसा ही दिखाता है। जो चेहरा जैसा है वैसा ही दिखाए उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। आगे पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में, तो पता चलेगा कि हाँ, समतल दर्पण वो नहीं होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी होता क्या है उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण एक होता है उत्तल दर्पण, और गोलीय दर्पण के दो भाग हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। चित्र बना लेते हैं। समतल दर्पण, देखो कोई एक पारदर्शी पृष्ठ होता है शीशा का, और उसके एक तरफ हम क्या करते हैं, कलई कर लेते हैं। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण कह सकते हैं वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो। इसके लिए हम लिखेंगे जिसका परावर्तक तल क्या होगा, समतल होगा। परावर्तक तल कैसा रहेगा, समतल रहेगा। उसे हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण। समतल दर्पण, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो उसे हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। अब क्या आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो या दबा हुआ हो, क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। ये बनता कैसे है, आइए देखते हैं। अगर हम एक कांच, मान लो ये कांच का खोखला गोला हो, चलो देखते हैं। एक कांच का खोखला गोला, ये गोला हमारा था, ठीक है, इस तरह से हमारा गोला था, और इस गोले को हमने यहां से क्या किया, काट लिया। खोखला गोला था, खोखला गोला था। तो हमने जब हमने एक कांच का खोखला गोला है गेंद के आकार का, उसको हमने इस बीच यहां से काट लिया, तो हमें कैसा पार्ट मिलेगा, इस प्रकार का पार्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम दो जगह रखें, मतलब ठीक है, यही पार्ट मिला हमको, वही पार्ट है, उसको हमने दो जगह उसका चित्र बनाया है। मान लें हम दो गोले काटते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस गोले के एक तरफ पॉलिश तो करनी है, तभी तो वो दर्पण बनेगा। पारदर्शी कांच का खोखला गोला था, एक हमने काट लिया और एक तरफ कलई कर दी तो समतल बन गया। अगर समतल दर्पण वो समतल था तो एक तरफ कलई कर दी तो समतल बन गया। लेकिन अगर वो खोखला गोला कांच का था और उसके एक तरफ कलई कर देंगे तो वो गोली हो जाएगा। लेकिन एक तरफ करना है तो दो कंडीशन बनती है, एक हमने एक बाहर वाले पृष्ठ पे कर दिया, बाहर वाले पृष्ठ पे कर दिया, ये बाहर पृष्ठ पे कर दिया, और एक क्या कर दिया भाई, एक ही अंतर पे कर दिया। अब देखो दो कंडीशन बन गई। जब अब इसी को उत्तल और अवतल में बांटा गया है। उत्तल दर्पण का सीधा समझो, उत्तल का
संबंध है उभरे हुए भाग से और अवतल का संबंध है दबे हुए भाग से। उभरे और दबे हुए भाग संबंध है तो उत्तल, इसमें उभरा हुआ भाग ये है ना। तो उत्तल दर्पण को कहेंगे वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो। लिखेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल, उत्तल दर्पण। कैसे लिखेंगे? वह दर्पण, वह दर्पण जिसमें परावर्तन, दर्पण है तो स्वाभाविक है परावर्तन होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण आएगी और टकरा के वापस चली जाएगी, क्योंकि हमने क्या कर दिया है? पॉलिश कर दी है। अगर यही क्या होता, खोखला गोला ठीक था, पॉलिश नहीं करते तो क्या होता? प्रकाश की किरण उसमें से आर पार जाती तो परावर्तन नहीं होता। हो सकता है कि थोड़ा बहुत अपवर्तन हो जाता। तो वह उत्तल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे तल से हो, उभरे तल से हो तथा दबे हुए भाग पर कलई हो, दबे हुए भाग पर, ये लिखना नहीं है, समझ लो, भाग पर पॉलिश हो, पॉलिश हो। तो वह दर्पण क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण इसी का उल्टा हो जाएगा। देखो अवतल दर्पण क्या होगा? अवतल दर्पण वह दर्पण, वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, दबे हुए तल से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। चित्र आपको दिखा दिया, ये है हमारा अवतल दर्पण, क्योंकि इसके उभरे हुए भाग पर कलई कर दी। अगर उभरे हुए भाग पर कलई कर दी तो स्वाभाविक है कि परावर्तन होगा तो दबे भाग से होगा। और ये है उत्तल दर्पण, इसमें हमने दबे हुए भाग पर कलई कर दी तो बचा कौन? बचा हमारा है उभरा हुआ भाग। तो परावर्तन कहां से होगा? उभरे हुए भाग से होगा। तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण आपको समझ में आ गया। दर्पण किसे कहते हैं? जब किसी पारदर्शी भाग के एक तरफ कलई करके दूसरी तरफ से परावर्तन करा जाए तो उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण की परिभाषा नहीं पूछता है, पूछता है समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। और गोली दर्पण वह दर्पण जिसमें परावर्तक तल गोली हो। क्या हो? गोली हो, गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण कितने भाग है बताएं? गोली दर्पण को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उभरा हुआ और दबा हुआ। अब उभरा उत्तल दर्पण में क्या होगा? वह दर्पण जिसमें परावर्तक तल उभरे हुए भाग हो, परावर्तक तल उभरा हो, अर्थात उभरे हुए भाग से परावर्तन करा जाए, दबे हुए भाग पे पॉलिश कर दी जाए तो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसमें परावर्तन कराने के लिए दबे हुए भाग का उपयोग किया जाता है, अर्थात उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दी गई, उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दी गई और दबे हुए भाग से परावर्तन कराया जाएगा तो इसे हम बोलेंगे अवतल दर्पण। अब हम जानेंगे गोलीय दर्पण के कौन कौन से मुख्य भाग हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। इसे मिटाते हैं, इसे ये आपको समझ आ गया होगा। हम देखते हैं कौन कौन से भाग है इसके मुख्य।
आइए देखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ भाग किसके, गोली दर्पण के। तो गोली दर्पण के मुख्य भाग पहले हम देखते हैं कौन कौन से भाग होते हैं। गोली दर्पण में पहले होता है, एक होता है ध्रुव, ध्रुव। एक आता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। एक आता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र। एक आता है मुख्य फोकस, एक आता है फोकस दूरी, फोकस दूरी, द्वारक। ठीक है, पहले हम इतने के बारे में जान लेते हैं। देखो, हम बनाते हैं दर्पण, एक बना लेते हैं उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण, चलो कोई नहीं। ठीक है, ये हमारा बन गया दर्पण। अब पहला है ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? तो ध्रुव के लिए लिख सकते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं? अब ये परावर्तक तल, अब देखो ये बड़ा भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, पालिश जहां तक लगी हुई है वहीं से परावर्तन होगा, आगे से परावर्तन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक कांच का गोला है, वो पारदर्शी कांच का गोला है। ये ऐसे ही तो रहा होगा, ये ऐसे रहा होगा, इतना बड़ा गोला, इसी में से काट के, इतना काट के, इस तरह से काट के उस पर हमने पॉलिश कर दिया, यहां से काट दिया ना, यहां से। ठीक है, तो पॉलिश कर दिया तभी तो परावर्तन करा रहे हैं। अब ध्रुव के लिए हम क्या कहेंगे कि दर्पण के, अब इतना बड़ा दर्पण हो गया, ये सब तो दर्पण है नहीं, क्योंकि इस गोले से कट के अलग हो गया, तो क्या बोलेंगे? दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता। हो गया। अब इसका मध्य बिंदु कुछ होता होगा, यहां पे होता होगा मान लो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ध्रुव। अब इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? तो इसे लिख सकते हैं हम, इसे P से कहते हैं, P से, कैपिटल P। तो दर्पण का ध्रुव क्या हो गया भाई? दर्पण का ध्रुव हो गया P। दर्पण ध्रुव क्या हो गया? P हो गया। तो हो गया, दर्पण का ध्रुव परिभाषा हो गई क्लियर। दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु। अब परावर्तक तल क्या होता है? जहां से जहां तक पॉलिश की होती है उसे हम बोलते हैं परावर्तक तल। दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। आगे देखेंगे वक्रता त्रिज्या। अच्छा ठीक है, वक्रता त्रिज्या कर रहे हो, तो वक्रता त्रिज्या का मतलब हमने पढ़ा है, गोला होता है, गोली गोला होती है, इस गोले का एक केंद्र होता है, केंद्र से एक निश्चित दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, जो सभी दिशाओं में समान होती है, यही होता है ना त्रिज्या। त्रिज्या यही तो हमने पढ़ा गणित में, इस पे मैंने एक क्लास ली हुई है गणित की, तो त्रिज्या ही होती है। तो अब ये जो हमारा दर्पण था ये किसी गोले से काट के बनाया गया होता है, तो लिख सकते हैं वक्रता त्रिज्या के लिए गोली दर्पण, गोली दर्पण जिस गोले से काट कर बनाया गया होता है, या जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है, भाग होता है, उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। कितना आसान है देखो। अब ये वक्रता त्रिज्या बोल दिया,
तो सीधा बोल दो कि ये दर्पण जिस गोले से काट के बनाया गया है। अब जिस गोले से काट के बनाया गया होगा उसकी त्रिज्या ही वक्र त्रिज्या कहलाएगी। तो जाओ उस गोले को खोज के लाओ, हम नाप देते हैं, ठीक है। तो वक्र त्रिज्या क्या होता है? गोली दर्पण जिस गोले से का भाग होता है, काट के बनाया गया होता है, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। कितना आसान है, कितना आसान है। गोली दर्पण जिस गोले से काट के बनाया गया होता है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और यही सेम टू सेम लाइन वक्रता केंद्र में लागू होगी। जब हम पूछेंगे वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो सीधा बोलोगे वक्रता केंद्र। देखो सीधा बोलो, गोली दर्पण जिस गोले से काट के बनाया गया होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। लिख बोल सकते हैं, सीधे लिखो, गोली दर्पण जिस गोले से काट के बनाया गया होता है, जिस गोले से काट कर बनाया गया होता है उसका केंद्र, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जो कितना अच्छा है। त्रिज्या पूछे तो बोल दो जिस गोले से काट के बनाया गया होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या। केंद्र पूछे जिस गोले से काट के बनाया गया होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। कितना आसान है, आसान है, ठीक है। ये मैं लगाता हूं, नहीं तो अजीब लगेगा, ठीक है। बड़ा पढ़ा लिख रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे, नहीं तो इतना बड़ा पढ़ा लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आना चाहिए कहा क्या जा रहा है। ध्रुव किसे कहते हैं? परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। त्रिज्या किसे कहते हैं? जिस गोले से काट के बनाया गया होगा उसका त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। वक्रता केंद्र जिस गोले से काट के बनाया गया होगा उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है। आते हैं, अब हमें कुछ और पढ़ना है। एक पढ़ लेते हैं द्वारक, उसके बाद हम मुख्य फोकस पे आएंगे, उसके पहले कुछ और पढ़ते हैं। तो आते हैं मुख्य फोकस पे। द्वारक, द्वारक किसे कहते हैं? द्वारक, दर्पण का द्वारक, 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 द्वारक से आपको ऐसा लग रहा हो कि द्वार जैसे गेट की बात हो रही है ना, तो इसे क्या कहेंगे? दर्पण के परावर्तक तल का व्यास। क्या भाई? परावर्तक तल का व्यास। दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण का द्वारक कहलाता है। आसान है। अब जहां से जहां तक है इसे हम बोलेंगे द्वारक। कितना आसान है। दर्पण के परावर्तक तल का व्यास हमारा द्वारक कहलाएगा। दर्पण के
परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाएगा। दर्पण जिस गोले से काट के बनाया गया होगा उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। दर्पण जिस गोले से काट के बनाया गया होगा उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब आते हैं मुख्य फोकस और फोकस दूरी पे। उसके पहले हम पढ़ेंगे कि प्रकाश की किरण जब परावर्तन होता है तो किस प्रकार से होता है। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं इसे। ये आपको समझा गया होगा ना। ध्रुव परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव, द्वारक परावर्तक तल का व्यास द्वारक कहलाता है। वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र कई बार बता दिया, अब तो हमें नहीं लगता कि आपको याद न हुआ हो। याद तो कर ही लीजिएगा क्योंकि इतनी बार हमने बता दिया। अगर आप मेरे साथ में भी रिपीट करोगे तो भी आपको वो 100% याद होना ही होना है। तो आगे देखते हैं। गोली दर्पण के भाग क्या क्या भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब हम कुछ देखते हैं ना। दर्पण में परावर्तन किस प्रकार से होता है, प्रकाश की किरण कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, टकराने के बाद क्या होगा उसके साथ, इसे हमको पढ़ना है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे, पहले मुख्य फोकस पढ़ देते हैं या फिर वो पढ़ लो, बात एक ही है, एक ही तरह से क्या आएगा। तो आगे देखते हैं मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस के पहले हम पढ़ना पड़ेगा मुख्य अक्ष। चलो एक हम बना लेते हैं दर्पण। यह अवतल दर्पण ना, हमने क्या कर दिया, उभरे हुए तल पे पालिश कर दी, तो ये कौन दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। और हमने एक बना दिया यहाँ पे रेखा। वक्रता केंद्र को हम बताना भूल गए थे, वक्रता केंद्र को प्रश्न करते हैं सी से, तो इसका कोई केंद्र होगा यहाँ पे सी। एक ध्रुव होगा, ध्रुव पी। अभी हमने इसको लाइन नहीं बनानी थी हमको ना, ठीक है। यहाँ पे है वक्रता केंद्र सी हमारा, और यहाँ पे हमारा ध्रुव है पी। हम देखते हैं पहले मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, सीधा देखो, वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं भाई, को ध्रुव कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यह मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। अब देखो कैसे है ये, हमारे पास ये रहा हमारा वक्रता केंद्र, क्या वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, यही तो रेखा होगी हमारी। यहाँ पे ध्रुव था पी, मतलब पी है, और यहाँ पे वक्रता केंद्र था सी। वक्रता केंद्र बताया था किसे कहते हैं, तो इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। ये कोई बात और क्लियर हो गई। अब हमको पढ़ना था मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किस प्रकार से होता है, देखो अब इसके लिए एक नियम है, चलो छोड़ो, पहले हम देखते हैं कि मुख्य फोकस कैसे होता है। तो मुख्य अक्ष किससे बनता है, तुमको पता है मुख्य अक्ष कुछ कैसे कहते हैं, ना मुख्य अक्ष ही है।
ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। कितना बढ़िया, मुख्य फोकस कहते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण के लिए ही है, उत्तल दर्पण के लिए बताएंगे, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए हम जब पढ़ेंगे परावर्तन में क्या होता है, कब जब प्रकाश किरणें चलती हैं परावर्तन किस प्रकार से होता है तब बता देंगे। अभी मुख्य फोकस के लिए इतना जानो कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती प्रतीत होती है, यही जोड़ना है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो देखो किस प्रकार से होता है, अगर यहाँ पे प्रकाश किरण आई, ठीक है, ये समांतर है, इसके समांतर है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो आती है और इसका इधर से आ रही है, ठीक है, इसका परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद जहां पे मिलेगी, यहाँ पे मिली तो इसे क्या बोलेंगे हम, मुख्य फोकस। हो गया भाई मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलेंगी, तो जिस बिंदु पे मिलेंगी तो मुख्य फोकस इस पे तो मिल रही है, पे हो गया मुख्य फोकस। फोकस दूरी क्या होगा, चलो फोकस दूरी देखते हैं। इसमें से ये डेफिनेशन एग्जाम में देता है काफी टाइम, कई बार दिया है, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लेना, क्वेश्चन बैंक कोई भी, उसमें इनके दर्पण के इन भावों के बारे में कहीं ना कहीं जरूर पूछा है, और लगभग हर साल ही